पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट शरद जयपुरिया जी, मेरे मित्र महेश जी, सुदर्शन जी, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं पीएचडी चैम्बर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट में हम किस प्रकार की नीतियां अपना रहे हैं उसके बारे में आपके सामने कुछ कहने का, बताने का मौका दिया है। वैसे प्रेजेंटली डिपार्टमेंट में समस्याएं काफी बड़ी है। डिपार्टमेंट में 189 प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 1,80,000 करोड़ रुपए है, वो स्टकअप हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। द रीजन इज लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस, डिफेंस लैंड and clearances from railway overbridges from railway। 4 बड़े कारण हैं। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, पर पुराने सरकार में लैंड एक्विजिशन 10% भी नहीं था, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी नहीं था, तो भी वर्क ऑर्डर दिए गए। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने फाइनेंशियल क्लोजर भी कर लिया और 2-2 साल फाइनेंशियल क्लोजर होने के बाद वो काम शुरू नहीं कर सके। बैंक ने फाइनेंशियल सैंक्शन विड्रॉ किया और आज हमारे देश में लगभग मेरे नजरों में 4-5 लोग हैं जिनका सीडीआर नहीं हुआ, जिनका एनपीए नहीं है। बाकी लगभग पूरा बैंड बाजा बज गया, ऐसी सेक्टर की हालत है। और आप पीपीए मॉडल करेंगे तो मैं अगर पूछूंगा कि कौन करने के लिए तैयार है, तो आप में से कोई हाथ ऊपर आएगा तो ठीक है, पर कहां से आएगा पता ही नहीं मुझे, क्योंकि 4-5 कंपनी मुझे पता है जो आज केवल इसमें नहीं है। मेरा समय इसलिए जाता है कि कोई मुझे काम मांगने के लिए आता है, ऐसा नहीं, काम करो करके उसके लिए मुझे कहना पड़ता है, जैसे सीख जाओ, भागो मत। और मैं कहता हूँ मैं आपको मदद करूंगा, आप भागो मत, तो बोलते 1% फाइन ले लो और विड्रॉ करो। ऐसी उल्टी अवस्था है। हिंदुस्तान की एक मशहूर कंपनी है, ऐसे हमारे यहाँ पंचायत हुई थी, उसके चेयरमैन को मैंने कहा कि बोले आप सब 1% फाइन लगा के तीनों काम कैंसिल करा, तो बहुत फेवर होगा हमारे ऊपर। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको मार्ग बताता हूँ, और मैंने सब ऑप्शन दिए, और फिर भी वो बोलने लगे कि नहीं सर हमको विड्रॉ होना है। तो उन्होंने फिर आप एक काम करो, मैं आपको 10% फाइन करूंगा, आपको ब्लैक लिस्टेड करूंगा, जिंदगी में एक भी काम नहीं कर सके ऐसी हालत बनाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। आपको भागना नहीं, आप यू टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ऐसी स्थिति आज सेक्टर की है। तो पीपीपी मॉडल तो संभव ही नहीं है, इसलिए ईपीसी मॉडल पर 2 साल काम करना होगा। 2 दिन में हम लोग ऐसे स्टेट वाइज बैठे थे, हमने 40,000 करोड़ के कामों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, और ये 1,80,000 करोड़ के जो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने टारगेट रखा है, मुझे पता नहीं कितना हो पाएगा, पर 15 अगस्त के पहले हम इनके प्रॉब्लम लगभग सॉल्व करेंगे और इसको रोड को काम शुरू करने की शुरुआत करेंगे, इतना मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। मैं रोड सेक्टर में थोड़ी बहुत बातें जो मेरे पास है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता था, जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सरकार का जो जीडीपी है, जो 4.5% पे है, वो कम से कम पोर्ट और रोड में हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 2 साल के बाद कम से कम 2% जीडीपी हमारे सेक्टर के कारण देश में बढ़ेगा। ये टारगेट हमने रखा। एग्जिस्टिंग में हमारे पास 1 लाख किलोमीटर के लगभग नेशनल हाईवे हैं और रोड बढ़ रहे हैं। 21,000 करोड़ के कामों की हमने शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं और 15,000 करोड़ के कामों की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से देश में भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं। पहले मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि कम से कम 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शेल्फ में डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए और लैंड एक्विजिशन के लिए हम लोग तैयार करके रखें।
स्वाभाविक रूप से बैंकों का इंटरेस्ट 13% है और हम जब इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड निकालते हैं तो हमको 9% मिलता है। हमने डिपार्टमेंट में एक कारपोरेशन तैयार की है, वो पूरी हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के कामों के लिए वैसे कैबिनेट अप्रूवल था, प्रदेश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर सकेगी और कोशिश हम ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके शुभकामनाओं के साथ शायद इसमें सक्सेस मिलेगा। वो फाइनल नहीं हुआ। जिन देशों में बैंकों में पैसा डिपॉजिट करने के ऊपर ब्याज देना पड़ता है, ऐसे देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और करीब 1 लाख करोड़ वो हमको दे, हेजिंग करके दे, मिनिमम इंटरेस्ट या 0% पे दे और हम उनके कारपोरेशन में उनको 26% इक्विटी दें और वो और हम मिलकर कुछ प्रोजेक्ट करें। तो जैसे ये 13% बैंक इंटरेस्ट के बजाय 0% आ जाएगा तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट एकदम सुधर जाएगा और फिर हम काफी काम कर सकेंगे। आज की इकोनॉमी में इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलाना बहुत कठिन है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कम होने के कारण ट्रैफिक डेंसिटी भी कम हुई है और दूसरी ओर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी है और तीसरी ओर बैंक इंटरेस्ट बढ़ा है। ऐसे स्थिति में सेक्टर को अगर हमको इकोनॉमिक वायबल करना है तो लो इंटरेस्ट के सिवा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो नहीं सकते। ये हमारी सबसे बड़ी अड़चन है। बैंकों ने लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना बंद कर दिया और इसलिए मेरे पहले टास्क ये है कि 1 महीने में ये सब बैंकों के साथ बैठकर ये सब प्रॉब्लम, वैसे हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट ऐसे के बैंकर्स थे, प्रोजेक्ट के जो करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे, हमारे अधिकारी थे और इसी पंचायत भर के हम सुबह 9 से लेकर रात को 11 बजे तक 2 दिन बैठे और मैंने काफी ऑप्शन दिए। कॉन्ट्रैक्टर को मुझे प्रोजेक्ट छोड़ना है क्या, बैंक को बोला ओटीएस करो, हम पैसे भरते हमको दे दो, हम लायबिलिटी ले लेते हैं। कुछ जगह पर कहा कि प्रोजेक्ट में 3 साल पहले का एस्टिमेट है। तो ऐसे अनेक प्रकार के ऑप्शन देकर इवन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट में इक्विटी भी हम ले सकते हैं क्या, ताकि हम उसको, क्योंकि क्लंच उसके पास भी इक्विटी नहीं है, इरोजन बहुत बड़ा है और इसलिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कैसे शुरू हो और ये सेक्टर कैसे लाइन पर आए, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये जो टोल जगह जगह बने हैं उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी को RFIDC टेक्नोलॉजी ली है और 3 महीने के अंदर हमारे 350 टोल एक चिप आपके गाड़ी पे लगेगी और आप स्टेट सेंट्रल के ICICI बैंक के साथ हमने ये किया है और कहीं भी आप जाओगे तो आपको टोल देने की जरूरत नहीं, उसी पर आपको तुरंत आपको एंट्री मिलेगी आने वाला। और इसमें आपको मोबाइल पे फोन आ जाएगा कि अगर आपके पॉइंट्स इतने बाकी पैसा डिपॉजिट कर दो बैंक में, आप मोबाइल से ट्रांसफर कर सको, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये सिस्टम हमने की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लैंड एक्विजिशन एक्ट। मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मीडिया वाले भी बैठे हैं और आज का विषय भी नहीं है क्योंकि आज आप नेशनल हाईवे पर वो भी मिनिस्टर मेरे पास है। हमको ये एक्ट बदलना नहीं चाहते, पर हम लोग सभी राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्रियों ने, यानी यूपीए के मुख्यमंत्रियों ने और मंत्रियों ने भी मुझे एक्ट के बारे में काफी रिजर्वेशन बताया। सबकी सलाह होकर हम सहमति मिलकर कैसे मार्ग निकाला जाए, हमारी कोशिश है। सरकार करके हमने अभी तक कोई अपना मानस नहीं बनाया, पर अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग पार्टियों से मेरे ऊपर लगातार प्रेशर है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, आप इसको कैसा भी करके सॉल्व करिए। तो इसलिए हमने ये तय किया कि नेशनल हाईवे की जो विड्थ है, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था 97 में मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे जब निर्माण कर रहा था तो एक IT इंजीनियर ने मुझे कहा था कि इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल डाल दो, पाइपलाइन डाल दो, ऑप्टिक फाइबर केबल। तब 96 में इतना IT कोई ये नहीं हुआ था, तो मैंने ऐसे रिस्क करके आउट ऑफ वे जाके डिसीजन करके बॉम्बे और पुणे के बीच में एक कनेक्टिविटी के लिए एक पाइपलाइन डाल दी। आज महाराष्ट्र की सरकार को, MSRDC को 28 करोड़ साल की कमाई। तो हमने पहला निर्णय किया है कि पूरे 1 लाख नेशनल हाईवे को हम लोग ऑप्टिक फाइबर केबल से, गैस पाइपलाइन से और ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ने की कोशिश करें। तो ये क्या हो जाएगा कि इससे एक झटके में मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लिंक करने की परमिशन दूंगा। तो ये साहब ने बोला बहुत अच्छा किया उन्होंने,
यहाँ जो आता है वो काम भरने के लिए बंद करो, यही चलता है यहाँ देश में हमारे। तो कोई नहीं किया तो कोर्ट आता है और वो आके स्टे दे देता। तो ऐसा ये इसलिए ये पहला है कि मैं पूरा रोड के इसी का एक बार अधिकार दे सकता हूँ। गैस और ऑप्टिक फाइबर केबल 4G भी आ रहा है, तो उसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन जैसे 133 kV है, 420 kV है, इसमें 1200 kV तक जाके कॉस्ट बढ़ती है। पर कुछ जर्मन कंपनियों के साथ मेरी कल मीटिंग है, ये कॉस्ट, ये केबल की कॉस्ट कम करके अगर हम लोग करेंगे तो मुंबई में पावर का रेट 2.5 रुपए है और तमिलनाडु में 7.5 रुपए है। ट्रांसमिशन लाइन है, दिल्ली का जो प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन लाइन का प्रॉब्लम है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और थेफ्ट तीनों को लेकर हमारे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ 40% पावर लॉस है। पावर का सब्जेक्ट अलग है, पर इसलिए ये जो लाइन अगर हम डालेंगे तो देश में हम पावर कहीं ना कहीं से देंगे। और ट्रांसमिशन ये अगर अंडरग्राउंड केबल से होगा तो जो टावर से ट्रांसमिशन होता है उसमें भी 7-8% जो पावर लॉस होता है वो भी नहीं होगा। तो इसकी वायबिलिटी देख रहे हो, ऐसे हाईवे बना रहे हैं जो पावर को ट्रांसपोर्ट करे, जो गैस को भी करे और ऑप्टिक फाइबर केबल के द्वारा IT के लिए उपयोग हो, उसका रेवेन्यू सरकार को मिले। तो ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक वायबल होने के लिए उसका उपयोग होगा। एडवर्टाइजमेंट के राइट के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो जितने टोल प्लाजा बना रहे हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ऑर्डर निकाल दिया है कि उसको हम सोलर पैनल बिठाएं और वहां की पावर सोलर से यूज करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हाईवेज पर हम लोग 50 किलोमीटर पर रोड के दोनों तरफ रोड एम्यूनिटीज देने के लिए कुछ ऐसे सेंटर्स खोल रहे हैं जो A, B और C 3 ग्रेड के होंगे। एक जगह ड्राइवर क्लब होगा और दूसरी जगह ड्राइवर क्लब ने जो ट्रक के लिए होगा और कुछ कार के लिए होगा। और मॉल जैसे दुकानें होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, होटल्स होंगे और वहां से पेट्रोल पंप होगा और हेलीपैड भी होगा। तो स्वाभाविक रूप से ये जो हम कर रहे हैं इसमें से 2000 ऐसे सेंटर्स बनाने का हमारा प्लान है। हम इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और जॉइंट वेंचर पार्टनर के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं। 70 जगह हमारे पास NHAI के पास है और हम लोग ये जगह नेगोशिएशन से लेकर ऐसे प्रोजेक्ट देश में खड़े करेंगे जिससे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर तरफ हमने ये देखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था को रोजगार निर्माण करने वाली, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और GDP को बढ़ाने वाली, इंपोर्ट को कम करने वाली, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली और इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गरीब लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली हमारी इकोनॉमी हो। और इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे डिपार्टमेंट से हम कितने रोजगार निर्माण कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब प्राइम मिनिस्टर को हमने प्रेजेंटेशन दिया था तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार मैं टीवी देख रहा था तो डिस्कवरी चैनल पर एक पेड़ को मैंने ट्रांसप्लांट करते हुए देखा और मैंने तुरंत डिटेल निकाले और कनाडा की कंपनी थी और 2 मशीन गुजरात में लाए। तो मैं तुरंत कहा कि नितिन अगर कर सके तो ये पेड़ तोड़ने वाली बात अच्छी नहीं है। तो मैं भी इन्वायरमेंट के बारे में सेंसिटिव और हमने ये तय किया है कि इसके बाद हम पेड़ तोड़ेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और ट्रांसप्लांट करने के लिए हमने इंडियन कंपनी को भी इंकरेज किया और कैनेडियन कंपनी को किया। अगले 8 दिन में उनका प्रेजेंटेशन है और एक कोशिश करें कि अगर ये ट्रांसप्लांट होगा अगर जड़ों का, पेड़ों का, तो बहुत उपयोग होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने लिया है कि नरेगा में जो हम लोग राष्ट्रीय महामार्ग पर अगर पेड़ लगा सकते हैं तो उसके लिए हमने योजना बनाई है, डिक्लेयर भी की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वाजपेयी जी के समय बनी थी, वो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और राष्ट्रीय महामार्ग की भी योजना मैंने ही बनाई थी और उस समय मैंने उसको चैप्टर जोड़ा था, एक पेड़ एक गाय और एक परिवार ग्रामीण क्षेत्र में सुखी हो सकता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कोकण में, रत्नागिरी में जो अल्फांजो है, अफूस का आम है, वो 200 रुपए डजन, 400 रुपए डजन है। एक पेड़ 50,000 रुपए की कमाई दे सकता है। तो नरेगा फैमिली जो है BPL के काम है, उनको अगर 10-10, 20-20, 25-25 झाड़ हमने दिए, पेड़ दिए तो उनका उधर निर्वाह हो सकता है। तो बड़े प्रमाण पर ये पेड़ लगाने की भी योजना हमने ली है। इसके साथ साथ हमने ये निर्णय किया है, आपको, मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मैं आने के बाद 8 दिन तक मैंने अपने जेब में कागज रखा था रेट एनालिसिस का और हमारे साथ सरकार कैसे चलती है इसका अच्छा होता है। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को बोला कि बिटुमिन रोड और सीमेंट रोड में क्या कॉस्ट है, तो बोला ऑब्वियसली बिटुमिन रोड ही चीप है।
बोला ऐसा नहीं है सर, चलो अध्ययन करके मुझे बताओ। अभी नो सर, कॉस्ट वाइज अभी बिटुमेन रोड की इतनी कॉस्ट बढ़ी है कि अगर हम सीमेंट रोड बनाएंगे तो सीमेंट रोड 4% सस्ता पड़ सकता है, जिसको 200 साल मेंटेनेंस की जरूरत है। और ये सीमेंट वालों तक मेरी बात जाती होगी तो याद रखिए, वो अगर कार्टेल बनाएंगे तो मैं फिर से डामर रोड बनाने के कार्टेल बनाने में नहीं, मैं ऑलरेडी मैंने 4 सीमेंट कंपनियों को कहा है और बात की है, और मैंने कहा रेट कॉन्ट्रैक्ट करो स्टील और सीमेंट का। 320 रुपए में बैग बेचते हैं, मुझे 160 रुपए में रेट मिला है, मैं वो पूरा प्रोडक्शन खरीद लिया। कॉस्ट ऑफ द सीमेंट अगर कम हो जाएगी, और उसमें भी एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जो कोड है, ब्रीच कोड है, ये कंक्रीट रोड है, ये आउटडेटेड है। मैं जब मुंबई में मंत्री बना था तो मैं सिंगापुर और इंडोनेशिया और मलेशिया गया तो मैंने स्लिक डिजाइन देखे। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को पूछा कि यहाँ क्यों ऐसे, हमारे ऐसे बद्दे बनाते हैं, यहाँ ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा इनका कोड अलग है। तो हमारा कोड क्यों नहीं बदलते? तो हमारे एक IRC करके ऑर्गेनाइजेशन, वो साल भर में सब इंजीनियर अपने पत्नियों को, परिवार को लेकर एडमिशन उनका होता है, वो काम ही नहीं होता। हमारे DG उसके अध्यक्ष है। तो मैंने उनको पूछा तुमने कुछ काम किया क्या 2 साल में? उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने उस समय जर्मन इंडिया में सुब्बाराव करके थे, उनको बुलाकर 3 लोगों की कमेटी बनाई थी और उनको कहा था कि मुझे कोड बदल कर चाहिए। तो बोले 3 साल लगेंगे। तो मैंने बोला मुझे 3 महीने में चाहिए। दिस इज इम्पॉसिबल। मैंने बोला मिनिस्टर आप है कि मैं? मुझे चाहिए, मैं चाहिए, आई डोंट नो एनीथिंग, यू डू इट अप नाउ। उन्होंने 3 महीने में बनाया था हमारे सेक्टर में। वो MSRDC के लिए वर्ली बांद्रा से लेकर जितने फ्लाईओवर बने वो कोड पर बन गए। और बाद में दिल्ली सरकार जितने आपके फ्लाईओवर बना रही हो, जो कोड, जो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ मैं, नहीं इंजीनियर, हमने बनाए हुए कोड पर तुम्हारे फ्लाईओवर बने। अब इसमें जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में जो इंटरनेशनल कोड है सीमेंट का और इसका अगर हम करेंगे तो हमारी कॉस्ट 15% कम हो जाएगी, क्योंकि हम बड़े कंजर्वेटिव हैं। अगर उसको प्रैक्टिकल इसमें अगर बनेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो कोड को हम बदल रहे हैं। कंक्रीट रोड करने का निर्णय हुआ, मैंने फाइल पर साइन नहीं किया, फाइल मेरे टेबल पर पड़ी है। और ये सीमेंट वाले कार्टेल करेंगे तो मैं बिटुमेन फिर चालू करूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री की भी आदत ऐसे कि मौके का हम फायदा उठाने की कोशिश करें। तो शरण जी जरा इस पे भी ध्यान दीजिए। तो अगर कार्टेल करेंगे तो फिर बिटुमेन ओपन करेंगे। ये हम लोग सस्ते में सीमेंट चाहते हैं, आप भी कमाओ। अगर 40% पर जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उतना 100%, 110% कैपेसिटी को यूटिलाइज करो, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, देश के लिए फायदा होगा। तो एक तो कंक्रीट रोड की बात हमने की है। इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि PPP मॉडल अभी संभव नहीं है। 2 साल आप में से किसको करना है तो हाथ ऊपर कर देना, फिर मैं जरूर आपको काम देना, कोई नहीं है। पर हमने 11 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पहले जो सरकार थी उसमें हमारे मिनिस्ट्री के बाप अनेक थे। प्लानिंग कमीशन था, कोई कंसल्टेंट था, नया कोई एग्रीमेंट बनाता था, कोई डायरेक्शन देता था। तो मैं 11 प्रोजेक्ट लेके कैबिनेट में गया तो प्रधानमंत्री ने क्यों लेके आया, मतलब ऐसे एक कमेटी सेक्रेटरी की, तो बड़े सेक्रेटरी कमेटी ने 11 प्रोजेक्ट किए और उन्होंने कहा कि पहले PPP मॉडल पे करो, और नहीं मिलेंगे तो फिर EPC पे करो। तो मैंने सेक्रेटरी को पूछा कि PPP मॉडल में कोई है क्या? बोले कोई नहीं। तो ये 5-10 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट करके 6 महीने गंवाने का कारण क्या है? बोले ये बताएगा कौन कमेटी को? कमेटी का पहला नियम है, क्योंकि पहले इसमें बहुत से प्रॉब्लम। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि तुम मुझे नोट भेजो, मैं ये क्लियर कर दूं। जितने कमेटी उतना सत्यानाश, उतना डिले, उतना कॉम्प्रोमाइज। सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ किसी ने काम नहीं करना। तो इसलिए सरकार में बहुत कठिनाई है, पर अब प्राइम मिनिस्टर ने उसमें से क्लियर करके हमको दिया है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज पॉजिटिव विल, इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी। मैंने अपने कागज, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। जो करना है करो, हाँ करना तो हाँ करो, नहीं करना तो नहीं करो। लोगों को चक्कर मारने के लिए मत करो। स्वाभाविक रूप से आज हमारे सेक्टर में PPP मॉडल आज संभव नहीं, बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार नहीं। हमारे ही डिपार्टमेंट ने मिलकर 2,40,000 करोड़ का बैंकों में NPA खड़ा कर दिया है। पावर सेक्टर ने 3,60,000 करोड़ का NPA खड़ा कर दिया है। और पूरे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस कारण चिंता में।
अनेक बैंकों के चेयरमैन मुझे मिलते हैं, बेचारे हाथ जोड़कर कहते हैं कुछ करो, मार्ग निकालो, बेचारे वो भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, पर मार्ग निकलेगा। और मैं 15 अगस्त तक ये पूरा क्लियर करके 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में मैंने प्रधानमंत्री जी को एश्योर किया है कि मैं सभी बैंकों के चेयरमैन को बुलाता हूँ, सभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ, एक प्रेजेंटेशन करता हूँ सब क्लियर करके, और उसमें से फिर आप बैंकर्स को कॉन्फिडेंस दो कि आप इस सेक्टर को सपोर्ट करो। अच्छे दिन आए हैं, आएंगे और हम लोग उसमें जाएंगे, तो ये जरूर होगा। आई एम 100% श्योर कि ये पक्का होगा, क्योंकि मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैंने जितनी बात कही है, मुझे कोई पत्रकार उल्टा सवाल कभी पूछ नहीं सकता है, तो मैंने तो मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ। तो जो हो सकता है तो मेरा विश्वास है कि ये हो जाएगा और ये सेक्टर अच्छी तरह से आएगा। अब इसमें 2-3 साल के लिए ईपीसी में काम करना। अब हमारे पास अगर फाइनेंस आ जाएगा लो इंटरेस्ट में, तो हम लोग कोशिश करें कि हमारे शेल्फ में ये जो हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होते हैं, डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो हमारे शेल्फ में कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए के काम डीपीआर बनाकर और फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए और लैंड एक्विजिशन के लिए प्रोसेस शुरू कर देंगे। प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल। तो इससे जब प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो उसके पहले काफी काम प्रीलिमिनरी काम से पैसा नहीं लगता। तो ये अगर हमारे पास तैयार रहेंगे तो आगे डिले हम कम कर पाएंगे। और मैंने तय किया है कि 2 साल के बाद हमारा आज का जो एवरेज है वो बहुत कम है, हम 30 किलोमीटर पर डे इसके हिसाब से नेशनल हाईवे करेंगे। और इसलिए हमको कैपिटल की भी जरूरत है और काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर की भी जरूरत है। और इस समय 2-3 साल तो इकोनॉमी अच्छी स्थिति में आने के लिए हमको ईपीसी मॉडल में ही काम करना होगा। तो साधारणतः ये नेशनल हाईवे के बारे में मैंने बताया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है मेरे पास जो दूसरा डिपार्टमेंट वो शिपिंग है। इसमें 3 पार्ट है, इनलैंड वाटरवेज, और जिसके लिए मैं आपको कहता हूँ इस विषय की तरफ हम थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। मुझे आई फील गिल्टी कॉन्शियस कि जब मैं रोड सेक्टर में काम करता हूँ मैंने कभी इस सेक्टर का हाथ नहीं उठाया। अगर आप रोड से जाओगे तो हर साल हिंदुस्तान में हमारे रोड पर 1,21,000 लोग मर जाते हैं, इसमें एक्सीडेंट होते हैं। और इसलिए अगर रोड पर जाओगे तो 1.5 रुपए खर्चा है, रेलवे से जाओगे तो 1 रुपए खर्चा आएगा, और अगर आप पानी पर जाओगे तो आपको 50 पैसे। तो हमारा ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, अगर हम ये इनलैंड वाटरवेज में लाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और पहला काम मेरे डिपार्टमेंट में लिया है जिसमें 4,200 करोड़ इस बार बजट में मिले। वर्ल्ड बैंक में मैं आया तभी हमने पहले से गया था, पर वो मंजूर करके लगभग फाइनल स्टेज पर है। और हम इलाहाबाद से हल्दिया तक हम लोग इनलैंड वाटरवेज बना रहे हैं। ये इनलैंड वाटरवेज ये है कि 45 मीटर की विड्थ है, 5 मीटर का ड्राफ्ट है, और 19 से 23 टर्मिनल्स का प्लान है। जैसे एयरपोर्ट है वैसे ये टर्मिनल्स बनेंगे, और पैसेंजर और गुड्स दोनों भी जाएगा। जैसे रेलवे का कैरिडोर है, दिल्ली से वाराणसी तक जाकर वाराणसी में अगर हम ट्रांसपोर्ट बनाते हैं और वहां से लेकर अगर गंगा से अगर कलकत्ता हल्दिया की तरफ ले जाते हैं तो ये हो सकता है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ब्रिजिंग करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हमने हॉलैंड के लीडिंग कंपनी के साथ ब्रिजिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारा कोचिन शिपयार्ड है, उन्होंने ऑलरेडी जॉइंट वेंचर करने के लिए प्रपोजल बना लिया है। 8-10 दिन में हम लोग जॉइंट वेंचर करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इस लाइन में जाने के लिए ड्रेजिंग मशीन बहुत बड़े पैमाने पर लगेगी। 1-200 करोड़ की मशीन है। हमारा प्रयास है कि इंडिजिनस लोग आगे आए, भारत में इंडस्ट्री का निर्माण हो, यहाँ लोगों को रोजगार मिले और उनको काम की अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके साथ साथ ये जो इनलैंड वाटरवेज, इसमें मैंने यमुना का प्रोजेक्ट अपने साथ लिया है। अब कभी कभी कोई छोटा सा सोल्यूशन होता है पर बहुत चर्चा है। मैंने हमारे जी मिले थे दिल्ली के, तब उनको कहा था कि आपको पानी की कमी है, तो अभी वजीराबाद में एक बैरेज बना हुआ है, इसके जाकर और डबल दूसरा बैरेज अगर बनाएंगे तो दिल्ली को पानी डबल मिल जाएगा। तो आपको डैम बनाकर विवाद और हरियाणा बहुत से प्रॉब्लम, ये केवल एक बैरेज बनाने से होगा। अभी जो बैरेजेस हम लोग गंगा में बना रहे हैं वो 100 किलोमीटर पे है, और बैरेजेस कम ब्रिज है, और उसमें ऐसी सिस्टम बनाई जो यूरोपियन देशों में है। शिप आएगा तो वो बाजू हो जाएगा गेट, और शिप चला जाएगा फिर बंद हो जाएगा, तो उससे 5 मीटर का ड्राफ्ट हम मेंटेन कर सकेंगे। तो जो इनलैंड वाटरवेज का काम है, इसमें स्वाभाविक रूप से एक बहुत अच्छा फील्ड है, और इसे 16,000 किलोमीटर का करने का मानस है।
और प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि इसके लिए जैसे हमने सड़क के लिए योजना बनाई है, नेशनल हाईवे के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, वैसे जलमार्ग योजना कोई बनाए ताकि इसके लिए हम लोग कोई पैसा दे और हर साल ये करें, तो हिंदुस्तान में इसका बहुत बड़ा फायदा है। 12 मेजर पोर्ट्स हमारे पास है और उसमें जो ड्राफ्ट है वो 12 मीटर है। 2 लाख टन का शिप उसी समय आ सकता है, ड्राफ्ट 18 मीटर का। तो हम लोग लगभग सब प्रोजेक्टों पर ड्राफ्ट हमारा 18 मीटर का हो जाए और 2 लाख टन का शिप आए तो एकदम इकोनॉमिक वायबिलिटी बदल जाती है, तो उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। फिर एक विषय ऐसा है, जब कुछ राज्यों को समुद्र है, सी है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं है, तो तेलंगाना वाले लोग मुझे आए कह रहे थे हमें पोर्ट नहीं है, तो बोला मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा पोर्ट कैसे मिलेगा, हमारे यहाँ तो सी नहीं है। मैंने बोला मैं देता हूँ, मेरा एक्सपर्ट है, नहीं होता है तुमको देगा। कैसे देंगे? मेरा गोदावरी पर नेशनल हाईवे और रेलवे का जहाँ एक जगह कहीं स्थान नजदीक होगा, ऐसी जगह देखो, मैं गोदावरी में इनलैंड वाटरवेज बनाकर आपको विशाखापट्टनम से या काकीनाडा से जोड़ देता हूँ। वहां से पोर्ट से आप जुड़ जाएंगे तो आप यहाँ ड्राई पोर्ट में सब फैसिलिटी रहेगी, आप पूरा करिए और 10-10 हजार टन का माल डायरेक्ट जाके शिप में लोड हो जाएगा विशाखापट्टनम, तो आपको ड्राई पोर्ट मिल जाएगा, तो आपके यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वही फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ड्राई पोर्ट एक सैटेलाइट पोर्ट के रूप में ये 12 पोर्ट एक 2 सैटेलाइट पोर्ट तैयार करें, ड्राई पोर्ट करें, ऐसी योजना हमने तैयार की है। इसको अभी अंतिम स्वरूप नहीं दिया। अगर ये हो जाएगी तो जिन राज्यों को समुद्र नहीं है, सी नहीं है, उनको हम पोर्ट देने में यशस्वी होंगे और वहाँ का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान से, जोधपुर से काफी एक्सपोर्ट होता है। अब राजस्थान में अगर हम ड्राई पोर्ट बनाएंगे और वहां से डायरेक्ट कांडला या मुद्रा जहाँ नजदीक होगा राजस्थान की सीमा से, वहाँ रेलवे लाइन से और रोड से जोड़ देंगे, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डायरेक्ट राजस्थान में ड्राई पोर्ट में होगा। तो ऐसी योजना करके ये भी हमने किया है। हमारे पास 20,000 करोड़ की रेलवे लाइन और वो सब काम पेंडिंग है, रेलवे में काम ही नहीं हो पा। तो मैंने रेलवे मिनिस्टर को कहा है कि आप हमको अनुमति दो, हम एक रेलवे की कारपोरेशन बना दे, आपका 2 अच्छे आदमी दो, हम रेलवे ट्रैक का भी काम करेंगे, वो डब्बे बनाने का भी काम करेंगे, सब हमें कर लेंगे, केवल आप अनुमति दो। उन्होंने हमको दी है और हमने एक पोर्ट को मैंने कहा कि तुम जितना प्रॉफिट है उसमें 100, 150, 200 ऐसी इक्विटी दो, तो 2-2.5 हजार करोड़ इक्विटी के हमारे पास ही आ जाएगी। हमें कारपोरेशन बनाएंगे और 3 महीने के अंदर कारपोरेशन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है और रेलवे की कनेक्टिविटी का काम भी हम ही करेंगे। और वो जो उसके लिए जो कंटेनर्स लगते हैं सब मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके कारण हमारे प्रॉब्लम, आपको पता होगा मुंबई में जेएनपीटी है, जेएनपीटी में 8 लेन का रोड बनाने का है, इतना ट्रैफिक जाम होता है मुंबई में। और अभी बीपीटी को मैं कम से कम उसमें तो मुंबई के लिए प्रॉब्लम है, उसको बंद करके नई एक्टिविटी खोलना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जेएनपीटी की इतनी कैपेसिटी की रेलवे लाइन 7 साल से काम बंद पड़ा है, तो हम लोग रेलवे के ऊपर भी हमारा काम फास्ट हो, इसलिए हमारी खुद की कारपोरेशन रेलवे के अधिकारियों को लेकर और उसमें हम पैसा भी खड़ा कर सकते हैं, पैसा कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पोर्ट है उसमें इक्विटी डालकर हमारा काम भी हम करेंगे, तो 20,000 करोड़ का काम आज ही हमारे पास है। तो रेलवे के पोर्ट अच्छे हुए बिना, सैटेलाइट पोर्ट निर्माण हुए बिना, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी हुए बिना हम लोग हमारे जीडीपी ग्रोथ को नहीं बढ़ा। हमने 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन मंजूर हुए, एक है कांडला में और एक है जेएनपीटी में, और जहां हम लोग हमको अनुमति मिली है, मैं अभी मुंबई जाकर उसका भूमि पूजन कर रहा हूँ, जिससे भी बिजनेस एक्टिविटीज को बहुत फायदा होगा। एक अच्छी बात हमने शुरू कर दी है। 2 बातें आपकी इसमें है कि आपको पता होगा कि हल्दिया से जो कोल इंपोर्ट हो रहा है, हमने फराक्का में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है उसको मैंने वो जहाज से कोल ले जाने की अनुमति दे दी है। तो बड़े प्रमाण कोल वहाँ इंपोर्ट कोल जहाज से वहाँ पावर प्रोजेक्ट हो जा रहा है। अब गंगा के किनारे पर 12 पावर प्रोजेक्ट और कोल नहीं है। साहब कह रहे हमारे देश में पावर प्रोजेक्ट हो गए पर कोल नहीं देता, और कोल नहीं है तो सब बंद पड़े हुए, तो इम्पोर्टेड कोल आ रहा है। तो इम्पोर्टेड कोल गंगा किनारे पर जो है वो अगर हमारे जहाज से जाएगा, शिप से जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एकदम बच जाएगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी, पावर भी उतनी सस्ती हो। और इसके लिए हम लोग ये इनलैंड वाटरवेज का इसके लिए उपयोग कर रहे हैं। तो पहला शुरू भी हो गया कॉन्ट्रैक्ट और फराक्का करके एनटीपीसी को हम लोग कोल दे रहे हैं। उसी प्रकार से एक और आइडिया मन में है, रोरो सिस्टम, जिसमें आपका सहयोग चाहिए। आप कोई बीओटी में आना चाहते हैं तो मैं तुरंत उनको इंकरेज करने के लिए तैयार हूँ। अभी जैसे चेन्नई में
ये वॉक्सवैगन, फोर्ड वगैरह वहाँ गाड़ियाँ बनती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और दिल्ली में मारुति बनती है। यहाँ से गाड़ियाँ ट्रक पे जाकर वहाँ जाती है और वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ आती है। अब कोकोडल में वो बेंगलोर से लेकर नहीं क्या ट्रक में ट्रक गाड़ी मालगाड़ी पर रखकर लाते हैं और मुंबई में उतर जाते हैं। तो 150 ट्रक लेके जहाज निकलेगा, मुद्रा पे आएगा, वहां से ये गाड़ियां उतरेगी और मारुति वाली गाड़ियां अंदर चली जाएगी। ये रोरो सर्विस शुरू होने से रोड का ट्रैफिक कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे और कॉस्ट सेविंग होगा, फ्यूल भी बचेगा। तो एक बार ये भी सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। हमने एक सी प्लेन शुरू कर दिया है। ये जैसे वाटर पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा बस पोर्ट भी बना है। आप बड़ौदा में जाओगे तो वहां बहुत अच्छा बस पोर्ट बना हुआ है। तो उसी प्रकार से बस पोर्ट के भी मेरे पास ये डिपार्टमेंट है, और अभी उसकी योजना नहीं बनी है, तो उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं किया गया। हम लोग सोच रहे कि हम कैसी योजना बनाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंडरग्राउंड पार्किंग हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, क्लीननेस हो, बसेस वहाँ खड़े रहे, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। वैसे हम वाटर पोर्ट, सी पोर्ट हम कर रहे हैं, और इसमें से हमारे 12 प्रोजेक्ट पर हम टर्मिनस तैयार कर रहे हैं, और 200 माइनर पोर्ट है, उसमें से अनेक पोर्ट पर कर रहे हैं। जैसे मुंबई से अगर वो सी प्लेन, उसमें 19 सीटर का, 9 सीटर और 4 सीटर हम प्राइवेट लोगों को अलाउ करेंगे। अगर मुंबई से शिरडी जाना है तो शिरडी के बाजू में 10 किलोमीटर पर एक तालाब है, वहां उतर जाएगा, वहां से निकलकर मेरीवन पॉइंट उतर जाएगा। तो देश में जैसे आपका पंजाब में कोई डैम है, वहां से उठकर कहीं दिल्ली में कोई पानी का, यमुना में अगर हो सकता है जो वहां उतर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक नया दालन खुल जाएगा। और इसलिए ये हम पहले बार महाराष्ट्र में मैंने ये सी प्लेन की अनुमति दे दी है, और मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के टूरिज्म डेवलपमेंट इसको शुरू कर रहे हैं। बाद में हमने प्राइवेट लोगों का, आप भी आगे आइए। और इसलिए ये सी प्लेन की योजना जो है, इसके लिए हम लोग जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वैसे सी पोर्ट अथॉरिटी बनाकर एविएशन मिनिस्ट्री और हमारी मिनिस्ट्री मिलकर इसके बारे में नियम तैयार करने के लिए बैठे हैं। इसमें हमने एक बस लिखी है, मैंने तो इंटरनेट पर देखी थी, अभी JNPT खरीद रही है, जो बस हाईवे पे भी चलती है और पानी में भी चलती है। तो वो बस सर्विस लाएंगे। तो ये आप दिल्ली के लिए काम के लिए, पर मुंबई में हम लोग जो है, हमारे लिए ट्रैफिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पानी पे चलने वाली बसेस शुरू हो जाएगी, तो काफी रिलीफ होगा। हम मुंबई में एक 5 स्टार फ्लोटिंग होटल बना रहे, होटल, तो वो वैसे 3 रेस्टोरेंट बना रहे हैं, ताकि टूरिज्म के हिसाब से उसका उपयोग हो। तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए भी अब टेंडर निकाल रहे हैं। ये शिपिंग इंडस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड की तुलना में हम बहुत पीछे हैं। शिप ब्रेकिंग में पीछे है, लाइट वेट हाई स्पीड शिप हमारे यहाँ नहीं है। 60 नॉटिकल माइल स्पीड से शिप जा सकती है। कोरियन और जापानी लोगों ने काफी इसमें काम किया है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि शिपिंग पर भी आप कहीं ये करिए, ताकि हमारे भारतीय लोग इसमें अगर आएंगे तो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर के लिए, गुड्स के लिए हम लोग उसको इंकरेज करना चाहते हैं। मुंबई टू गोवा हो, मुंबई से रत्नागिरी हो, मुंबई से बेंगलोर हो, बेंगलोर से चेन्नई हो, छोटे छोटे पोर्ट में अगर टर्मिनल बनाकर हमने अगर ये सर्विसेज शुरू की, या आप क्रूज को मालूम है, आप यहाँ से जाकर सिंगापुर में पैकेज लेके वहां तो हमारे देश में क्यों नहीं क्रूज आते? तो इसका कारण हमारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और इसमें टूरिज्म बहुत बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोग और प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक तीसरा मुद्दा जो है ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट में हमारे 9 कानून जो है वो हमने तय किया कि इसको बदलेंगे, ये सब आउटडेटेड है, मोटर परिवहन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे देश में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है, पेट्रोल, गैस और क्रूड ऑयल। हमारे देश की इकोनॉमी इसके कारण खराब है, और इसलिए मैं लगातार इसमें 8-10 साल से काम करता हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे बारे में गलत फहमी होती है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि मेरा मॉडल मीडिया को मैं समझाता हूँ, दिल्ली में कोई करता है नहीं, इसलिए कोई समझ में नहीं आता है, मेरा नाम लिखवा है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता हूँ, मैंने साल के 200-250 करोड़ कमाने का IQ मेरे पास है, पर मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना नहीं और पैसे कमाने। मैं जहाँ किसान आत्महत्या करते हैं वहाँ काम करता हूँ, और वहाँ मैंने हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, सीरीकल्चर में, वाटर कंजर्वेशन में, अल्टरनेटिव फ्यूल में, सोलर एनर्जी में ऐसे काम करता हूँ। और आखिर मेरा एक मत है कि सरकार की कोई सहयोग नहीं लेती। जहाँ सरकार का पैसा मिलता है और सहयोग मिलता है, प्रोजेक्ट समाप्त होता है, तो मेरा परसेप्शन मैं सरकार से कोई काम नहीं करता। तो मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया, 550 करोड़ बैंकों से कर्जा लेकर मैंने 15,000 लोगों को रोजगार दिया, और एक पैरेलल इनिशिएटिव लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर मैं इथेनॉल,
मैं बिहार सरकार से ज्यादा ग्रीन पावर तैयार करता हूँ, तो मैं यूजिंग गैस तैयार करता हूँ, इथेनॉल तैयार करता हूँ, मैं बायो सीएनजी तैयार करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी और पावर सेक्टर में, और ये 6 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ बचकर रूरल इकोनॉमी जाएंगे तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और इसलिए मुझे जो सपना था उसमें पहली बार ये डिपार्टमेंट मिला, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। मैंने पहले कहा कि पुराने बिलों को आप जागते हुए मैंने सेक्रेटरी को डस्टबिन में फेंक देना, इसको लाना नहीं मेरे साथ। और आज अगले सप्ताह में सैनो करके कंपनी, सैन्यू या सैनो जो स्वीडन की है, उनकी पहले 100% इथेनॉल पर चलने वाली बस मैं नागपुर में शुरू कर रहा हूँ। इथेनॉल ये बायोफ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, जिसमें सल्फर और हाइड्रोजन पोल्यूशन कम है। और हमारे देश में उत्तर प्रदेश में इतनी शुगर फैक्ट्री, इतना इथेनॉल होता है कि हमारी बजाज जो है, राहुल बजाज, इनकी बाइक है जो 100% इथेनॉल पर चलती है और वो यहाँ पुणे में बनाकर ब्राजील को एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे देश में पुणे से लेकर कोल्हापुर तक 30 इंडस्ट्री बंद पड़ी है इथेनॉल। इथेनॉल कचरे से तैयार हो सकता है, इथेनॉल मोलाइसिस से तैयार हो सकता है, इथेनॉल किसान तैयार करते हैं, इथेनॉल से रूरल इकोनॉमी बढ़ सकती है। अब मेरा अवसर मिला तो आप इथेनॉल पर, अभी इथेनॉल फ्यूल है, पेट्रोल फ्यूल है, डीजल फ्यूल है, सीएनजी फ्यूल है और इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल है। अब कल रात को मैं 10 बजे तक बैठा था, पुणे के इंजीनियर है, इतने विचारों ने काम किया कि हर गाड़ी को इथेनॉल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी, उसको उन्होंने बैटरी बैकअप देके इलेक्ट्रिक पर भी चलाया, हाइब्रिड बस तैयार किया, हाइब्रिड कार तैयार किया। मलेशिया में उसका डिजाइन लिया पर हमने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमेटी बनी, वो नहीं चाहते कोई डेवलपमेंट, वो एक दूसरे को विरोध करते, मुझे बोलते इसको मत करो, उसको मत करो, तुम्हारी बात नहीं सुनो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जितने लोगों पे उतना प्रोडक्शन लगाओ, जिसका जनता को लेना है लेगी, नहीं लेगी वो उसका नसीब है, हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हम सबको परमिशन दें। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस सेक्टर को ओपन करना और इंडिजिनस फ्यूल पर उसको जोड़ना चाहते हैं, इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं। केवल इस सेक्टर में 6 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमने कम किया तो डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत होगा। हमारी इकोनॉमी एक सेक्टर ने खराब किया और मेरा विश्वास है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर से हम लोग इस देश के किसानों को एक नई राहत दे सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये सब कानून, इसमें 3 कानून है बेसिकली, एक है इंजन का, दूसरा है पोल्यूशन का और तीसरा है मशीन का। इंजन, पोल्यूशन और तीसरा मैं भूल रहा हूं। तो तीनों के जो कानून थे उनको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाए। अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, जापान, जर्मनी और सिंगापुर, 6 लोगों के कानून मैंने इंटरनेट से लाए और आप भी हमको दीजिए। और इस तीनों कानून का सभी देशों का उपयोग करके, ट्रैफिक का कानून है, अब हमारे यहाँ कोई ट्रैफिक, वो इंडिया टीवी बताए सब लोग जा रहे हैं, अब हमारे पास ऐसी सिस्टम आएगी कि मंत्री हो या अधिकारी हो चाहे आप हो, जो भी ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करेगा सैटेलाइट पे तुरंत विदिन ए सेकंड हमारे यहाँ फिल्म आ जाएगी और आपको 3 घंटे के अंदर आपके घर में नोटिस आ जाएगा, फाइन भरो करके। आप कोर्ट में गए और सच निकला तो फाइन 3 गुना होगा और आपको फिर लोग कोई सब कानून का पालन करेंगे, कोई पुलिस को रोकेगा नहीं कोई। ये जो आरटीओ का जो करप्शन है, इसके बजाय ई गवर्नेंस का उपयोग करके ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के साथ और बिल्कुल अच्छी सिस्टम हमने कानून को बनाने का निर्णय किया है। मैं अगले पार्लियामेंट के सेशन में लगभग 9 के 9 कानून इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लाने की कोशिश कर रहा हूँ। काफी रात दिन होना शुरू है। आपके चैम्बर में अगर इन कानून पर अगर वर्क होता है तो मुझे आप जरूर बताइए। जहां तक बस कोड की बात है, हमने अभी तक इस पर ज्यादा अध्ययन नहीं किया, पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है स्टेट गवर्नमेंट में, उसको भी हम लोग किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं। ये बस का भी कोड है, अभी हरियाणा और पंजाब में कोई भी मीटिंग मशीन लेकर बस बना लेता है तो उसके एक्सीडेंट होते हैं, फिर उसके ऊपर काफी आवाज थे। तो कल ही मैंने वो डायरेक्टर को कहा कि जर्मनी में और जापान में पद्धति है कि टेस्टिंग भी प्राइवेटाइजेशन होगा और उसका कौन करेगा इसका भी सब हम लोग परमिशन दे देंगे और स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप कोई भी बनाइए। ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट में फिर उसके कारण लोगों के लिए, उसके लिए मृत्यु के लिए वो कारण। ई रिक्शा की तुलना में ऑटो रिक्शा में सुरक्षा है, ऑटो रिक्शा की तुलना में नैनो में सुरक्षा है और नैनो के रूप में कोई अच्छे कार में सुरक्षा है। तो रक्षण आप ये जो हर बार जोड़ देते हो तो बोले ये संभव नहीं, करना उचित नहीं होगा, मतलब फायदा। मैंने एक कागज लिख दिया 0.65 वैट के नीचे जो भी इंजन बनेंगे एग्जाम्पटेड फ्रॉम द एक्ट, काम हो गया। ताकि 2 करोड़ लोग, गरीब लोग
जो अब आदमी आदमी को खींचता है, आदमी सामान को खींचता है, इसके बजाय एनर्जी का उपयोग करेगा और अब देश में उसका काफी बड़ा इंडस्ट्री ओपन होगी। तो ऐसे बहुत सी बातें जो है, वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, minimum government, maximum governance. We want to convert all the system with the help of e-governance. We want to increase the GDP, per capita income, growth rate, or we want to create more opportunities for employment. और इसलिए इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाते समय इस सेक्टर का उपयोग करके कैसे करें, ये हमारा विषय है। बताने लायक और बहुत कुछ है, पर हमने बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन ऐसा हमने योजना की है और ग्रामीण विकास और सभी मंत्रालय को कहा कि ये हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे और आपकी आइडियाज और आपके मन में जो इनोवेशन है वो आप सबको बताइए। क्योंकि हमारे देश में बहुत विचार हो गया। डॉक्टर माशेलकर जी का मैंने सत्कार किया नागपुर में, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अनपढ़ लोगों ने 16,000 ऐसे प्रकल्प है जिनने इनोवेशन के साथ बनाए। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से उन सब लोगों को दिल्ली के प्रगति मैदान पर लाना चाहता हूँ और ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी लोगों को पहुंचाना चाहता हूँ। आपको ताज्जुब होगा, हंसी आएगी। मैं एक महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट में गया था, इसमें आप बड़े उद्योगपतियों का करते हो, छोटों की जरूरत है तो बाल काटते आप, तो वहां बाल काटकर एमिनो एसिड बना। तो मुझे लगा कि अच्छी चीज है, मैंने तुरंत एक हमारे कार्यकर्ताओं को बोला तो एमिनो एसिड बनाओ, इंडस्ट्री डाला और 100 किलो बाल इकट्ठा करता है, सब बाल काटने वालों को इकट्ठा है, उससे पॉलिटिक्स भी होता है। हमारे यहाँ फुकट में अपने कॉलेज मिल जाता है, तो वो उसने बाल काटने का चालू कर दिया और मैं अभी एमिनो एसिड बनाता हूँ। एमिनो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर फर्टिलाइजर इज करता है, एग्रीकल्चर में बहुत उपयोगी है और वो 550 रुपए लीटर मल्टीनेशनल कंपनी का, मैंने 40 रुपए लीटर किसानों को बेचना शुरू कर दिया। तो किसान बच्चों का भी फायदा हुआ। अब मैं हर तहसील में मैं अमीनो एसिड की एक बॉटल सब कटिंग काटने वालों को इकट्ठा करके उनको झंडा झंडा हाथ में रख के राजनीति भी होगी, रोजगार भी मिलेगा और काम भी होगा और किसान का फायदा। हमारे यहाँ पास होती है तो बॉटल स्ट्रॉ करना, मेरे घर पे वो स्टोव आप देखने के लिए आएंगे तो वो बायोमास का कन्वर्टर IIT के चार्जर पैलेट में किया और वो पैलेट जलाकर 40% ऑफ द गैस प्राइस में गैस मिलता है, उसको नीचे में मोटर लगी हुई है और वो स्टोव 1000 रेस्टोरेंट में चलता है, 12 इंडस्ट्री चल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसकी 10,000 इंडस्ट्री को जितने पैलेट बनते उतना एक्सपोर्ट भी होता है, लंदन में एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसकी कैलोरिक वैल्यू 4700 है और उसमें कारपोरेशन के वेस्ट को सेग्रीगेट करके मेटल, प्लास्टिक और ग्लास तीनों को अलग करके वो भी कचरा डाल के वो पैलेट बनती है और 40% प्राइस में गैस मिलता है, धुआं कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो इट इज ऑप्शन फॉर गैस, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो रूरल सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है, जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, हम गरीब आदमी को इंकरेज करना चाहते हैं, इनोवेशन को इंकरेज करना चाहते हैं, हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को इंकरेज करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंकरेज करना चाहते हैं। तो आप जैसे बड़े इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं उनको जरूर सोचिए, पर गरीब लोगों के लिए और छोटे लोगों के लिए उसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द की ऑफ सक्सेस। आप छोटे लोगों के लिए जो रोड पर बसते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम भी बनाइए, ये मेरा हफ्ते में आपसे अनुरोध है। और हमारे सेक्टर में ये जो बैंक ऑफ आइडियाज एंड इनोवेशन है, जैसे हमारे अभी अनिल स्वरूप जी ने कहा, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी से फटाफट काम होगा और कौन नहीं करता ये समझ में आएगा। प्रधानमंत्री ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी भी तैयार की है, स्पोर्ट्स, रोड्स, एविएशन और रेलवे, इसमें जितने काम अटके हुए हैं उसके लिए हर महीने में एक बार आप बैठो, सब सेक्रेटरी को बुलाओ, सब मिनिस्टर को बुलाओ और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अभी जावड़ेकर जी ने डिफेंस के 100 प्रोजेक्ट क्लियर किए एनवायरमेंट। मैंने उनका ऑर्डर दो, बोले क्यों, बोले डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाओ और उसको बोलो कि डिफेंस लैंड के कारण जितने फ्लाईओवर के और रोड के प्रोजेक्ट उसका क्लियरेंस पहले कर, ये नेशनल लेना नहीं। उन्होंने कहा डिफेंस सेक्रेटरी को पहले तरफ भेजा, बोले इनके क्लियरेंस पहले कर दो, नहीं तो ऑर्डर नहीं। मैंने बोला मेरा काम पहले कर, नहीं तो 3-3 साल 4-4 साल बैंक में फाइनेंशियल क्लोजर हो रहा है, चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, यही धंधा हो रहा है, ये नहीं होगा। और आप लोग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, आप बोलते नहीं हो, नहीं आप मेजोरिटी हो, आप नहीं बोलते। जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, जो लगातार चिल्लाते कोर्ट में जाके आप प्यार डालते और देश को वो रूल करते हैं और फिर एक एक काम के लिए झटके देते, हजारों करोड़ रुपया देश का 6-7 लाख करोड़ रुपया वैसा इनके में अकाउंट चले गए, तो देश आगे कैसे जाए।
हमको इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी नहीं होगा। हमको इकोलॉजी और इन्वायरमेंट भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके आगे जाना होगा। और इसलिए आप जरूर हमारे बैंक ऑफ ये जो हमारी आइडियाज है एंड इनोवेशन है, इसमें आप हमको जरूर सुझाव दीजिए। मैं बोलना समाप्त करता हूँ। और जो कुछ मुझे हमारे यहाँ हो रहा था वो मैंने आपको बताया। आपको जो कुछ पूछना है तो आप कुछ। मेरी एक क्वेश्चन है कि जो पार्लियामेंट शुरू है और मीडिया को आपने बुला कर रखा है, मैं इनसे मिलता नहीं, अब इन्होंने पूरा मेरा रिकॉर्डिंग कर लिया। अब क्या हुआ कि मैं कोई जवाब दूंगा और कल कोई पॉलिसी बोल दूंगा तो मेरे ऊपर प्रिविलेज आएगा। तो मैंने पार्लियामेंट शुरू होते समय महत्वपूर्ण घोषणा मांगी। मेरी मर्यादा है जवाब देने की। आप जो पूछना है पूछे, मैं सवाल आपसे जवाब देने की